हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अशोक जांगेड़ और आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट लिटरेरी फॉर्म की। जैसा कि आप शीर्षक देख पा रहे हैं, ओड। ठीक है, ओड क्या होता है, इसकी फीचर्स क्या हैं, एग्ज़ाम में किस तरह से पूछा जाता है, इन सब पे हम अभी चर्चा करेंगे। तो देखिएगा कि ओड जो है, इसका जो ओरिजिन है वो ग्रीक ओरिजिन का है। ये जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि इसका ओरिजिन क्या है, कि लाइक इट्स पेरेंट फॉर्म लिरिक। जी हाँ, ओड बेसिकली क्या होता है, एक लिरिक होता है, गीत होता है। अब लिरिक क्या है, थोड़ा सा मैं चंद पंक्तियों में आपको बता दूं कि लिरिक का मतलब है ए सॉन्ग दैट कैन बी संग टू म्यूजिक। एक ऐसा गीत जिसको आप क्या करते हैं, संगीत के साथ गाते हैं, क्या कहलाता है, लिरिक कहलाता है। इन ओल्डन डेज लिरिक जो है, लायर, LYRE, मैं यहां लिखता हूं, लायर नाम के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ में इसको यूज किया जाता था, गाया जाता था। दैट्स वाई लायर शब्द से शब्द बना लिरिक। ठीक है, तो इसकी जो पेरेंट फॉर्म है ओड की, वो क्या है, लिरिक है। कैसे है, लिरिक की लेंथ जब लंबी कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है, एक्सटेंड कर दी जाती है, तो हम उसको कहते हैं लिरिक। वैसे हम राजस्थान के लोग हैं, राजस्थान में एक शब्द ओड, कि ओड बड़ो हो गयो, इसका मतलब बड़ा हो गया। तो आप इसको वैसे भी ले सकते हैं कि जब लिरिक ओड बड़ी हो जाए, यानी बड़ी हो जाए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ओड बैत कहते हैं। ठीक है, ये खैर मजाक की बात रही, हम चीज़ों को यहाँ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो पहले तो हमने बात करी कि लिरिक क्या होती है। लिरिक होता है गीत, और जब उसकी लेंथ बढ़ जाती है, लंबाई बढ़ जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ओड कहते हैं। सो ओड इज ऑफ ग्रीक ओरिजिन। इसकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ हुई, ग्रीक में हुई है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड एडियन। ओड शब्द जो है वो किससे बना है, एडियन से बना है। तो एडियन शब्द से क्या बना है, ओड बना है। अब समझिएगा कि एडियन का मतलब क्या है, विच मीन्स टू सिंग और चांट। क्या करना, गाना। किसको, गीत को। ठीक है, तो लिरिक भी क्या है, गीत। ओड भी एक तरह से क्या है, गीत, बट एक लेंथ के साथ में, एक लैंग्दी लिरिक है एक। ठीक है, आगे देखिएगा कि पिंडार हुज ओड्स वर मॉडल्ड ऑन द सॉन्ग्स ऑफ कोरस इन ग्रीक ड्रामा। तो पिंडार जो था, ग्रीक ओरिजिन की, जैसे अभी अपन ने बात करी, तो वहां पर पिंडार नाम का जो पोएट जो था, ठीक है, उसके जो गीत हैं उसके ऊपर आधारित है ये। और वो भी कैसे, सॉन्ग्स ऑफ कोरस इन ग्रीक ड्रामा। ग्रीक ड्रामा के अंदर जो कोरस, अर्थात कोरस का मतलब जानते हैं आप, कोरस का मतलब क्या होता है, गायकों का समूह है। तो जो गायक जो थे, जो समूह में गाते थे, ठीक है, उनके गीतों पर आधारित है ये। आप यूँ समझिए कि कोई ड्रामा चल रहा है, ठीक है, ड्रामा के अंदर जो अंक विशेष जो होते हैं, उनसे पहले जो कोरस जो है वो कुछ गीत जो गाता है, और गा करके क्या करता है, आगे आने वाले घटनाक्रम के बारे में इंडिकेशन देता है। तो एक तरह से पिंडार ने क्या किया, उसको एकजुट कर दिया, एक साथ ले आए, और उन्हीं गीतों को नाम क्या दे दिया गया, ओड नाम दे दिया गया। और वो भी स्पेशली कौन से, पिंडारिक ओड। इसको आप यूँ समझ लिए मोटा मोटी। ठीक है, अब ये तो बात रही इसकी ओरिजिन की। अब किसी ओड की विशेषता क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में आप देखिएगा कि डेफिनेशन की बात करें, ओड को परिभाषित करें तो कैसे करें। सबसे पहली बात तो क्या होता है कि लॉन्ग लिरिक पोएम। ओड क्या है, एक लंबी लिरिक है। अभी जैसे अपन बात कर रहे थे कि ओड क्या है, एक लॉन्ग लिरिक है। सीरियस इन सब्जेक्ट, अगली सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सारी इंपॉर्टेंट है वैसे तो, सीरियस इन सब्जेक्ट। इसका जो विषय जो होता है वो काफ़ी गंभीर होता है, अर्थात किसी अनडिग्निफाइड, अशोभनीय, ट्रिवियल यानी अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर कभी भी ओड नहीं लिखे जाते हैं। जब किसी ओड को लिखा जाता है तो कवि अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, सीरियस सब्जेक्ट लेता है,
एलिवेटेड इन स्टाइल, और इसकी जो शैली जो होती है वो कैसी होती है, एलिवेटेड होती है। अब मैं आप लोगों का यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करता हूँ। वो बच्चे जिन्होंने अभी ग्रेड 3 का इंग्लिश का एग्जाम दिया है, तो वहाँ पर ये प्रश्न भी आया था ओड से रिलेटेड, ठीक है। तो आपको ध्यान आया होगा कि एलिवेटेड इन स्टाइल, कि इसकी जो लेखन की जो शैली जो होती है, जो रचना शैली जो होती है वो भी कैसी होती है, एलिवेटेड, अर्थात उत्कृष्ट या उन्नत या ऊंची होती है, ठीक है, अच्छी क्वालिटी की होती है। तो कवि इसमें क्या करेगा, अपना सबसे बेस्ट देने का प्रयास करेगा। एलाबोरेट यानी विस्तृत, इन इट्स स्टैंजाइक स्ट्रक्चर, और जो इसका स्टैंजाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो भी कैसा होता है, काफी विस्तृत होता है, विस्तार लिए हुए होता है, ठीक है। अब ये विस्तार लिए हुए कैसा होता है, इसकी अभी अपन आगे चर्चा करने वाले हैं, काफी विस्तार से ही करेंगे, ठीक है। तो पहली आपकी विशेषता क्या रही, लॉन्ग लिरिक पोएम होती है, सीरियस इन सब्जेक्ट होती है, एलिवेटेड इन स्टाइल होती है, और स्टैंजाइक स्ट्रक्चर जो हैं वो भी क्या होते हैं, काफी विस्तृत होते हैं। तो आपने पहले बात करी किसकी, लेंथ की, फिर किसकी बात करी, इसके सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट कैसा होता है, सीरियस होता है। फिर आपने इसकी स्टाइल की, लेखन शैली की बात करी, वो भी कैसी होती है, उत्कृष्ट या उन्नत होती है। फिर इसके स्टैंजाइक स्ट्रक्चर की बात करी, ये भी कैसे होते हैं, उत्कृष्ट या उन्नत होते हैं। फिर अगली और इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा यहां पे, कि यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, अक्सर कोई ओड जो होता है किसी को एड्रेस अर्थात संबोधित करने के स्वरूप में लिखा जाता है, अर्थात ये किसी को संबोधित करके लिखा जाता है, टू द ऑब्जेक्ट और द पर्सन अबाउट विच और होम इट इज रिटन, अर्थात किसी वस्तु, किसी व्यक्ति जिसके बारे में ओड लिखा जा रहा है उसको संबोधित करके ओड को लिखा जाता है। तो ये इसकी अगली विशेषता रही, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस। तो ये विशेषताएं आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि अब तक जितनी बार आपके आरपीएससी के एग्जाम्स हुए हैं, ओड के ऊपर देखिए घुमा फिरा के जितने प्रश्न पूछने थे वो पूछ लिया। अब जो प्रश्नों की जटिलता है अब थोड़ी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो अब ये जटिलता कहाँ से बढ़ाएंगे, इन जो डेफिनेशंस हैं यहाँ से बढ़ाएंगे, समझ गए आप। तो आपको डेफिनेशन में क्या ध्यान रखना है कि ओड क्या होता है, एक लॉन्ग लिरिक होती है, ठीक है। ओड का सब्जेक्ट कैसा होता है, सीरियस होता है। ओड की लेखन की जो शैली जो होती है वो कैसी होती है, स्टाइल कैसी होती है, एलिवेटेड होती है। इसके अलावा स्टैंजाइक स्ट्रक्चर को देखें, वो भी एलिवेटेड यानी उत्कृष्ट या एक्साल्टेड होते हैं। इसके अलावा किसी को संबोधित करने के स्वरूप में इसको लिखा जाता है। अब इन्हीं विशेषताओं को मैं थोड़ा सा विस्तार में आपके साथ में यहां पर चर्चा करूंगा इसकी, ठीक है। तो देखिएगा, अब इसकी मैन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अभी अपन ने विशेषताएं देखी हैं उन्हीं पर आधारित है, उसको मैं थोड़ा विस्तार दे रहा हूं यहां पे। तो पहली जो विशेषता क्या है कि एग्जाल्टेड एंड एलिवेटेड। एग्जाल्टेड एंड एलिवेटेड का मतलब क्या हो गया, उत्कृष्ट या उन्नत, उत्कृष्ट या उन्नत, दर्जे में ऊंचा, ठीक है। तो क्या है उत्कृष्ट या उन्नत, क्या है, तो इट इज एग्जाल्टेड इन सब्जेक्ट मैटर। इसका सब्जेक्ट मैटर जो है वो कैसा होगा, इसकी विषय वस्तु जो कैसी होगी, उत्कृष्ट और उन्नत होगी। एंड एलिवेटेड इन टोन एंड स्टाइल, और इसकी टोन और स्टाइल जो है, लेखन की शैली जो है, ठीक है, इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी कैसा होगा, उत्कृष्ट तथा उन्नत ही होगा। नाइदर द थीम नॉर इट्स ट्रीटमेंट कैन बी ट्रिवियल और अनडिग्निफाइड। ना तो इसकी थीम, थीम का मतलब सब्जेक्ट मैटर हो गया, ठीक है, नॉर इट्स ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट का मतलब टोन एंड स्टाइल हो गया। तो ना तो इसकी थीम और ना ही इसका टोन और स्टाइल जो है वो क्या नहीं हो सकता, ट्रिवियल या अनडिग्निफाइड नहीं हो सकता। अनडिग्निफाइड का मतलब आप समझते ही हैं, अशोभनीय, मर्यादाहीन, और ट्रिवियल का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो थीम है, इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या नहीं हो सकता, अनडिग्निफाइड और अनइम्पॉर्टेंट नहीं हो सकता। अर्थात कैसा होगा, डिग्निफाइड होगा और इंपॉर्टेंट होगा। द पोएट रिमेन्स सीरियस बोथ इन द चॉइस ऑफ हिज सब्जेक्ट मैटर। कवि जो है काफी गंभीर रहता है
सब्जेक्ट मैटर अर्थात विषय वस्तु के चयन को लेकर के, एंड इन द मैनर ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन, और जिस लिहाज से इसको प्रेजेंट करना है, इसका प्रेजेंटेशन जो है उसमें भी क्या रहता है, सीरियस रहता है। तो ये पहला बिंदु हुआ। अब दूसरे बिंदु की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसका एग्जाम्पल देखिए। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए देखिएगा कि वर्ड्सवर्थ जनरली राइट्स ऑन सिंपल सब्जेक्ट्स। वर्ड्सवर्थ ने क्या किया है, बहुत ही सामान्य से विषयों पर लिखा है, एंड इन सिंपल स्टाइल, और बहुत ही सामान्य सी शैली में भी लिखा है। बट व्हेन ही राइट्स हिज ओड, लेकिन वर्ड्सवर्थ ने जब ओड लिखा तो उसने भी क्या किया, अपने सब्जेक्ट मैटर को, ओड के लिए जो सब्जेक्ट मैटर चूज किया वो भी अच्छा चूज किया, और अपनी लेखन की शैली जो है उसको भी सीरियस रखा, एलिवेटेड रखा, उसको एग्जाल्टेड रखा। ठीक है, तो बट व्हेन ही राइट्स इज ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी, अमरता जैसा विषय जो है उस पर बात कर रहा है, तब उसने क्या किया, ही चूजेस अ हाईली एलिवेटेड मेटाफिजिकल एंड मिस्टिकल सब्जेक्ट। ठीक है, इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी। ओके, तो इमॉर्टलिटी, अमरता, ये कैसा है, हाईली मेटाफिजिकल और मिस्टिकल सब्जेक्ट है, एंड राइट्स इट विद इक्वली एलोबरेट एंड एग्जाल्टेड स्टाइल, और इस विषय के उपयुक्त जैसे शैली होनी चाहिए उसी शैली का प्रयोग करते हुए उसने अपने इस ओड को लिखा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ओड जो है वो किसी तुच्छ विषय के ऊपर नहीं लिखे जाते हैं, और ये काफ़ी गंभीर विषयों पे, काफ़ी उत्कृष्ट विषयों पर लिखे जाते हैं, और इनका जो लिखने का जो तरीका जो होता है, स्टाइल जो होती है, टोन जो होती है, इनका वे ऑफ राइटिंग जो होता है, जिसका प्रेजेंटेशन कहते हैं, वो भी कैसा होता है, उत्कृष्ट होता है, एलिवेटेड और एग्जाल्टेड होता है। ठीक है, तो ये आपका इस बिंदु क्लियर हुआ। अगले बिंदु की बात करते हैं, तो देखेंगे लॉन्गर, पहले अपन बात करके गए संक्षेप में, अभी थोड़ा विस्तार से बात कर रहे हैं। तो दूसरी इसकी विशेषता क्या है, लॉन्गर। तो कोई भी ओड जो होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा लंबा होगा। इट इज लॉन्गर देन ए लिरिक, किसकी तुलना में, एक लिरिक की तुलना में। तो आप यूं भी कह सकते हैं, ए लॉन्गर लिरिक, ए लॉन्ग लिरिक इज कॉल्ड एन ऑड। बहुत ही सरल सी भाषा में कहना चाहे तो एक लंबी लिरिक जो है वो क्या कहलाएगी, ओड कहलाएगी। ठीक है, तो इट इज लॉन्गर देन ए लिरिक फॉर द टॉपिक एंड इमोशन द पोइट चूजेस टू राइट एन ओड ऑन हैज स्कोप इनफ फॉर डेवलपमेंट एंड एलाबोरेशन। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि जिस विषय को चुनता है उस विषय को डेवलप करने के लिए काफ़ी स्कोप जो है उसके पास मौजूद रहता है, अर्थात उसको लेंथ जो है वो ज़्यादा दे सकता है, किसकी तुलना में, लिरिक की तुलना में। आगे देखेंगे, इट इज एज प्रिंसिपल सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होता है तरबतर, सराबोर। इसी वजह से कवि के पास क्या है, काफ़ी वक्त है। ये ठीक उसी तरह से है कि एक तरह से तो आप 2020 खेल रहे हैं, आपके पास क्या है, टाइम कम है। दूसरी तरफ आप वनडे मैच खेल रहे हैं तो आपके पास टाइम है। ठीक है, तो आप अपनी पारी को क्या कर सकते हैं, बहुत ही सजा सकते हैं, संवार सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर क्या कहता है, इट इज़ एज ए प्रिंसिपल, सैद्धांतिक तौर से देखा जाए तो इट इज सैचुरेटेड विद सिंसियर इमोशन। ओड के अंदर कवि की सिंसियर इमोशन जो है, ईमानदारीपूर्ण भावनाएं जो हैं वो भरी पड़ी हैं, एंड फीलिंग्स विच आर एक्सप्रेस्ड विद ऑल इंटेंसिटी एंड सिंसेरिटी। ठीक है, जो बहुत ही भाव प्रबलता और ईमानदारी के साथ में कवि क्या करता है, उनको व्यक्त करता है। तो कवि जो कि भावनाओं से बिल्कुल तर बतर सराबोर है, वो बहुत ही तन्मयता के साथ में, भाव प्रबलता के साथ में क्या करता है, अपनी इन भावनाओं को अपने ओड के माध्यम से अपने बेस्ट तरीके से व्यक्त करता है। तो दूसरी बात ये रही कि ये काफ़ी लंबी पोएम होती है, किसकी तुलना में, लिरिक की तुलना में। अगला देखिएगा, इन द फॉर्म ऑफ एड्रेस, कि कोई लिरिक जो होती है, कोई ओड जो होता है वो क्या होता है, एड्रेस के फॉर्म में होता है, संबोधन के स्वरूप में होता है। अर्थात जब हम ओड पढ़ते हैं तो उसके प्रारंभ में हमें कोई संबोधन जरूर मिलता है, किसी को संबोधित किया जाता है।
तो एन ओड इज ऑफन इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस। ओड क्या है? एड्रेस संबोधन के रूप में है। टू द, किसको संबोधित? टू द पर्सन और ऑब्जेक्ट इट ट्रीट्स ऑफ, जिस व्यक्ति या जिस वस्तु जिसके लिए लिखा गया है उसको संबोधित करते हुए इसे लिखा जाता है। और इसी वजह से इट ऑफन बिगिंस विद एन अपोस्ट्रोफी और अपील। इसी वजह से क्या होता है कि ओड जो है किसी अपोस्ट्रोफी से प्रारंभ होता है। अब ये अपोस्ट्रोफी क्या होता है उसको देखिएगा जरा, ठीक है? देखिएगा यहां पे नीचे देखेंगे, मैंने अलग से लिखा आपके लिए यहां पे कि अपोस्ट्रोफी क्या होता है। तो अपोस्ट्रोफी एक प्रकार का संबोधन है, एक फिगर ऑफ स्पीच है ये। तो अपोस्ट्रोफी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ स्पीकर, कोई वक्ता जो है, डायरेक्टली एड्रेसेस समवन। स्पीकर जो है, वक्ता जो है, वो डायरेक्टली क्या करता है? किसी व्यक्ति को संबोधित करता है और समथिंग या किसी ऑब्जेक्ट को संबोधित करता है दैट इज नॉट प्रेजेंट, जो वहां पर उपस्थित नहीं है, और कैनॉट रिस्पॉन्ड इन रियलिटी, और जिस व्यक्ति को हम संबोधित कर रहे हैं वो वास्तव में आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। इसको यूं समझिए, आप किसी को पुकार रहे हैं, किसी का नाम लेकर के पुकार रहे हैं, ठीक है? चूंकि अब वो वहां पर उपलब्ध नहीं है इसलिए वो क्या नहीं कर सकता? आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, ठीक है? तो आगे देखें, द एंटिटी बीइंग एड्रेस्ड, और जिसको संबोधित किया जा रहा है, कैन बी एन एब्सेंट डैड और इमेजिनरी पर्सन। जिसको संबोधित कर रहे हैं वो क्या हो सकता है? एब्सेंट हो सकता है, वो कोई मृत व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है? और इमेजिनरी पर्सन कोई काल्पनिक व्यक्ति भी हो सकता है। बट इट कैन ऑल्सो बी एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, बल्कि कोई निर्जीव वस्तु भी हो सकता है, जैसे लाइक स्टार्स और द ओशन। इसके अलावा एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, इसके अलावा कोई भाववाचक संज्ञा भी हो सकती है, कोई भाव भी हो सकता है जिसको आप संबोधित करें। लव और फेट, जैसे प्रेम है, भाग्य है, और बीइंग सच एज म्यूज और गॉड, ठीक है? कोई देवी देवता है, उनको भी आप संबोधित कर सकते हैं। समझ में आया होगा? तो अपोस्ट्रोफी क्या होता है? एक प्रकार का ऐसा संबोधन जिसमें उस व्यक्ति, वस्तु, भाव इत्यादि को संबोधित किया जाता है जो आपके समक्ष उपस्थित नहीं है, और आपके समक्ष उपस्थित नहीं है इस वजह से वो आपको रिस्पॉन्ड भी नहीं कर सकता, अर्थात आपकी पुकार का जवाब भी नहीं दे सकता। यहीं पर देखिएगा, अपोस्ट्रोफी से रिलेटेड एक शब्द और भी आता है, आपको सीखना चाहिए, सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं आपको। यहां लिख देता हूं, मेरे पास जगह है, देखिएगा। इनवोकेशन, जब आप अपोस्ट्रोफी पढ़ते हैं तो आपको इनवोकेशन भी जरूर पढ़ना चाहिए। इनवोकेशन का अर्थ होता है आह्वान, आह्वान करना। तो हम किसी देवी देवता का आह्वान करते हैं, अपने जैसे शादी वगैरह होती है तो हम देवी देवताओं को उनका क्या करते हैं? आह्वान करते हैं कि ये शादी का जो कार्यक्रम है ये बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हो, ठीक है? उसी तरह से जब कोई व्यक्ति कोई अच्छा और बड़ा कोई कार्य करने जाता है तो अपने देवी देवताओं को क्या करता है? आह्वान करता है। उसी तरह से लिटरेचर में, लिटरेचर की जो सबसे बड़ी ब्रांच जिसको कहा जाता है, स्पेशली पोइट्री में जो सबसे बड़ी ब्रांच है वो है एपिक। तो एपिक के प्रारंभ में, क्योंकि एपिक एक बहुत बड़ा टास्क है, हर किसी के बस की बात में नहीं है एपिक लिखना, ठीक है? तो एपिक के प्रारंभ में अक्सर पोइट्स ने क्या किया है? देव देवताओं का आह्वान किया है, ठीक है? जैसे आपने मिल्टन का पैराडाइज लोस्ट देखा होगा, उसमें क्या करता है? इन्वोकेशन के साथ में अपनी इस पैराडाइज लोस्ट को शुरू करता है। खैर चलिए वापस लौटते हैं और बात करते हैं कि ये अपन क्या देख रहे थे? इन द फॉर्म ऑफ एड्रेस। जी हाँ, कि आपका ओड जो है एक संबोधन के रूप में लिखा जाता है, और संबोधन के लिए हमने यहां पर फिगर ऑफ स्पीच कौन सा चुना है? अपोस्ट्रोफी, अर्थात इसके शुरुआत में अपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है, विच मे बी रिपीटेड अगेन इन द कोर्स ऑफ इट्स डेवलपमेंट। और जब ये ओड जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो वो जो अपोस्ट्रोफी है, जो संबोधन है, वो रिपीट भी हो सकता है। आपने ओड टू वेस्टमिंट पढ़ा होगा,
ठीक है, आपने इसका स्काईलार्क पढ़ा होगा शैली का, तो उसमें आपने देखा होगा कि इसने बार बार क्या किया है, अपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया है, वेस्टविंड के लिए बार बार उसने प्रयोग किया है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिएगा, कीट्स का ओड ऑन ए ग्रेशन अर्न बिगिंस विद दाउ स्टिल अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। ग्रेशन अर्न को संबोधित करते हुए क्या बोलता है, दाउ। दाउ मीन्स यू। अब यू का मतलब सेकंड पर्सन हो गया, अर्थात जो आपके सामने बैठा है और आप क्या कर रहे हो, उसको संबोधित कर रहे हो, तो ये भी क्या एक अपोस्ट्रोफी है, संबोधन है। पीबी शैलीज ओड टू द वेस्ट विंड बिगिंस विद, पीबी शैली का जो ओड टू वेस्ट विंड है वो कैसे शुरू होता है, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड। जैसे हम किसी को आवाज दे रहे हो, अरे ओ वेस्ट विंड, समझ गए। तो यहां पर भी ये क्या है, एक अपोस्ट्रोफी है, संबोधन है। टू ए स्काईलार्क बिगिंस विद हेल टू दी ब्लीदी स्पिरिट, यहां पर स्काईलार्क को हेल टू दी, डी मीन्स यू, कि तुम्हें नमस्कार है, तो ऐसे करके यहां पर इसको क्या करता है, संबोधित करता है। वर्ड्सवर्थ टू मिल्टन विद, वर्ड्सवर्थ के ऊपर वर्ड्सवर्थ ने क्या किया, टू मिल्टन नाम से जो ओड लिखा उसकी शुरुआत किससे होती है, मिल्टन। जैसे मिल्टन सामने ही बैठा हो और उसको कहा जा रहा है, मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आवर, कि काश तुम इस वक्त जिंदा होते। तो दैट मीन्स मिल्टन मर चुका है, और मरे हुए मिल्टन को यहां पर संबोधित करके क्या कह रहा है कि मिल्टन काश तुम जिंदा होते। तो ये भी क्या है, अपोस्ट्रोफी है, संबोधन है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसकी थीम की बात करते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने करी भी थी, इसकी बात फिर से कर लेते हैं। समटाइम्स एन ओड इज रिटन ऑन सम इंपॉर्टेंट पब्लिक इवेंट। वैसे देखिएगा थीम कैसी होती है इसकी, सीरियस। थीम कैसी होगी, सीरियस। तो देखिएगा ये सीरियस जो थीम है किसी भी प्रकार की हो सकती है, अलग अलग तरह की हो सकती है, लेकिन होनी सीरियस चाहिए। समटाइम्स एन ओड इज रिटन ऑन सम इंपॉर्टेंट पब्लिक इवेंट सच एज द कोरोनेशन ऑफ ए किंग। कभी कभार क्या होता है कि किसी राजा का जो ताजपोशी है, कोरोनेशन है, उसके लिए लिखी जा सकती है। और नेशनल जुबली, ठीक है, कोई नेशनल जुबली हो उसके लिए लिखी जा सकती है। और द डेथ ऑफ ए ग्रेट लीडर, किसी महान लीडर, नेता इत्यादि जो है उनकी मृत्यु पर भी ओड लिखा जा सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ओड की जो थीम है वो हमेशा एक ऐसी होगी, सीरियस होगी। अब किसी राजा की ताजपोशी है तो वो भी एक सीरियस इश्यू है, किसी मुल्क की नेशनल जुबली है वो भी एक सीरियस इश्यू है। इसके अलावा ठीक है किसी महान व्यक्ति की मृत्यु है वो भी गंभीर मुद्दा है। तो गंभीर विषयों पर ही क्या लिखे जाते हैं, ओड लिखे जाते हैं। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक हमने पहुँचते पहुँचते चंद बातें जो हैं आपने यहाँ पर देखी हैं, इनको एक बार समराइज जरूर कर लीजिएगा कि लिरिक जो होती है उसकी लेंथ जब बढ़ जाए तो वो क्या बन जाता है, ओड बन जाता है। तो इट इज़ अ लॉन्गर लिरिक, पहली इसकी क्वालिटी होगी। ठीक है, और अभी आपने देखा कि इसकी जो थीम है वो भी कैसी होती है, सीरियस होती है। इसकी स्टाइल जो है वो भी कैसी होती है, एक्साइटेड और एलिवेटेड होती है। और इसमें अक्सर किसका प्रयोग होता है, अपोस्ट्रोफी, अर्थात संबोधन के साथ में कोई ओड प्रारंभ होता है और वो संबोधन जो है उस ओड के बीच में बार बार रिपीट भी हो सकता है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इत्यादि इत्यादि बातें आपने यहाँ पे देखी। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ओड कि ओड कितने तरह के होते हैं। तो देखिएगा टाइप्स ऑफ ओड मोटे तौर पे देखिए दो ही होते हैं, पिंडारिक और होरेशियन। लेकिन अपन और भी इसमें जो टाइप्स हैं उनको भी यहाँ इंक्लूड कर लेते हैं। पिंडारिक है, पिंडारिक को डोरियन या रेगुलर ओड भी कहते हैं। दूसरा होरेशियन है जिसको लेस्बियन ओड भी कहते हैं। और तीसरा आपका इरेगुलर ओड है। तो विस्तार से देखते हैं कि पिंडारिक ओड, पहले ये देखिएगा कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड डोरियन ओड। इसे और क्या कहा जाता है, डोरियन ओड कहा जाता है, एज इट अरोज फ्रॉम द ग्रीक डोरियन डिस्ट्रिक्ट एंड डायलेक्ट। ग्रीस में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे एक डायलेक्ट भी चलती है डोरियन नाम से। ठीक है, तो वहां इसकी उत्पत्ति हुई, वहां से उठ करके आया।
इसलिए इसको डोरियन ओड भी कहा जाता है। फिर इसी डोरियन ओड की जो प्रैक्टिस है, इसको सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छे से, सबसे बखूबी, बहुत अच्छे से जिस व्यक्ति ने प्रैक्टिस किया उसका नाम था पिंडार, इसलिए इसको पिंडारिक ओड कहने लग गए। फिर इसमें एक रेगुलर जो स्टेंजाज हैं उनको काम लिया गया। देखिए, इट इज ऑल्सो नोन एज पिंडारिक ओड, पिंडारिक ओड भी कहते हैं, एज पिंडार ब्रिलियंटली यूज दिस डोरियन फॉर्म, डोरियन फॉर्म। स्पेलिंग थोड़ा सही कर देता हूं यहां पे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेगुलर ओड, इसे रेगुलर ओड भी कहा जाता है, एज इट फॉलोज अ रेगुलर स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी एंड ईपोड। ठीक है, तो इसके जो स्टेंजा का फॉर्म होता है उसमें स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी और ईपोड को काम में लिया जाता है। ये आरपीसी ने ये सवाल पूछे भी हैं, अब की बार थोड़ा सा टिपिकल बनाते हैं, सवाल पूछ लिया था। ठीक है, तो आपको पता ही है कि इस तरह से सवाल पूछा हुआ था। उन्होंने एक्चुअल में अब की बार ये नहीं पूछा कि किसी पिंडारिक ओड के अंदर या ओड के अंदर स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी, ईपोड होता है या नहीं होता है। ये 4 विकल्प दे दिए, निम्न में से कौन सा नहीं होता है, तो उसको स्टूडेंट्स आसानी से आइडेंटिफाई कर पा रहे थे। अब की बार उन्होंने सवाल में क्या पूछा कि मोमेंट पूछ लिया, मोमेंट पूछ लिया। अब ये मोमेंट किस तरह से है उसकी अभी अपन बात करेंगे। ठीक है, स्ट्रोफी में किस तरह का मूवमेंट रहता है, एंटीस्ट्रोफी में कैसा रहता है, ईपोड में कैसा रहता है, अभी अपन बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अपन बात करते हैं पिंडारिक ओड के स्ट्रक्चर की। तो जो पिंडारिक ओड का जो स्ट्रक्चर है उसकी यदि अपन बात करें तो पिंडारिक ओड्स वर कोरिक, कोरिक का मतलब क्या होता है, समूह में गाने वाले सिंगर्स, अर्थात ग्रुप ऑफ सिंगर्स, एंड डिजाइन टू बी संग बाय ए ट्रुप, ट्रुप का मतलब समूह हो गया, ऑफ डांसर्स इन चर्चेस और पब्लिक हॉल्स। कि उस जमाने में, पुराने जमाने में चर्च या फिर कोई पब्लिक हॉल है, उसमें कोई ग्रुप ऑफ सिंगर्स जो है वो क्या करता है, कुछ गाता है। ठीक है, क्या गाता है, इस ओड को गाता है, तो उसके लिए डिजाइन किया गया था ये। इट्स स्ट्रक्चर वाज बोरोड फ्रॉम द मोमेंट्स ऑफ द डांसर्स, और जो स्टेंजा स्ट्रक्चर है ओड का, ये कहां से लिया गया है, इन डांसर्स के मूवमेंट से लिया गया है। इसी आधार पर स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी और ईपोड नाम दिया गया है। तो नॉर्मली ए पिंडारिक ओड हैड 3 पार्ट्स, 3 पार्ट होते हैं नॉर्मली पिंडारिक ओड के। बट इफ द पोएट डिजायर्ड, लेकिन यदि कवि की इच्छा रहे, ही कुड हैव मोर देन 3 पार्ट्स इन एन ओड, तो किसी ओड में वो क्या कर सकता है, 3 से ज्यादा पार्ट ले सकता है। इसको आप थोड़ा समझिएगा। एक पार्ट का मतलब स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी और ईपोड, ये मिलकर के एक पार्ट का निर्माण करते हैं। तो अभी यहां पर क्या कहा गया, यह कहा गया कि किसी पिंडारिक ओड में कितने पार्ट होते हैं, 3 होते हैं। क्लियर, एक पार्ट में क्या क्या पाया जाएगा, स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी और ईपोड। इस तरह से देखा जाए तो किसी पिंडारिक ओड में सामान्यतः है आपको कुल मिलाकर के स्टेंजा जो है कितने मिलेंगे, 9। स्ट्रोफी का एक स्टेंजा, एंटीस्ट्रोफी का एक स्टेंजा, ईपोड का एक स्टेंजा, और फिर आप इनको 3 बार रिपीट कर दीजिए। तो इस तरह से 3 पार्ट में होता है। ईच पार्ट हैड 3 डिविजन्स, और प्रत्येक पार्ट के 3 डिवीजन होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ द डांसर्स, जो डांसर्स के मूवमेंट पर डिपेंड करते हैं, उन पर उनका नामकरण होता है, और उनका नाम क्या है, स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी एंड ईपोड। और जैसा कि मैंने अभी कहा था कि मैं अभी आपको बताऊंगा कि यह किस तरह से है, तो देखिएगा। देखिए, स्ट्रोफी जो है, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि स्ट्रोफी के अंदर क्या होता है कि ये एक ग्रुप ऑफ डांसर्स जो हैं वो एक मोमेंट करते हैं स्टेज पे, उस मोमेंट पर स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी और ईपोड नाम पड़ा है। और अब की बार एग्जाम में इस तरह के प्रश्न भी पूछे गए हैं, इसलिए इन मोमेंट्स को आप इन शब्दों के साथ में कनेक्ट कर लीजिएगा
कि स्ट्रोफी के साथ में राइट टू लेफ्ट होता है, एंटी का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो अब उस मूवमेंट को आप क्या कर दीजिए, उलट दीजिए, लेफ्ट टू राइट कर दीजिएगा। और ईपोड का मतलब क्या होता है, स्टैंड स्टिल, कि वो ग्रुप जो है स्टेज के बीच में आकर के, मंच के बीच में आकर के रुक जाता है, एक सर्कुलर गोल घेरा बना करके, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ईपोड कहते हैं। तो देखिएगा कि स्ट्रोफी क्या है, स्ट्रेंजा फर्स्ट है, कोरली संग बाय द डांसर्स, समूह के रूप में जो डांसर्स हैं गाते हुए जाते हैं। एज दे मूव्ड, जब वे मूवमेंट करते हैं, फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट, और ये इनका मूवमेंट कैसा होगा, फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट, इनका मूवमेंट जो है राइट से लेफ्ट की तरफ होगा। तो स्ट्रोफी का मतलब राइट टू लेफ्ट, अपने दिमाग में इसको स्टैब्लिश कर लीजिएगा। ये कहां करते थे पहले, बिफोर द पल्पिट इन अ चर्च और द डायस इन अ हॉल, अर्थात चर्च का जो भाषण मंच जो पल्पिट कहलाता है, किसी हॉल का डायस जो भाषण मंच होता है, ठीक है, उसके सामने से राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट ऐसे मूवमेंट करते हुए, गाते हुए, नाचते हुए जाते थे। एंटी स्ट्रोफी जस्ट इसका रिवर्स है, इसलिए स्ट्रेंजा सेकंड ऑन देयर काउंटर टर्न, जो वापस लौटते थे फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट, तो ये कहलाया, ये मूवमेंट क्या कहलाया, एंटी स्ट्रोफी। अब की बार शायद यही सवाल आया था। फिर देखिए ईपोड क्या है, स्ट्रेंजा थर्ड है। फाइनली द डांसर्स स्टूड इन अ सर्कल, डांसर जो हैं वो क्या करते हैं, स्टूड ठहर जाते हैं, इन अ सर्किल, गोल गोल घेरा बना लेते हैं, रुक जाते हैं, फिर गाते हैं, अर्थात दे आर स्टैंड स्टिल बिफोर द पल्पिट, उस भाषण मंच के समक्ष आकर के रुक जाते हैं। तो इस तरह से किसी पिंडारिक ओड में एक जो उसका पार्ट जो होता है उसके अंदर स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और ईपोड पाया जाता है, अर्थात 3 स्ट्रेंजा पाए जाते हैं और उसमें 3 पार्ट होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 गुणा 3 इज इक्वल टू 9, तो मोटे तौर पे 9 स्ट्रेंजाज। तो दिस सीक्वेंस ऑफ स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी एंड ईपोड could be repeated any number of time, but generally there are only 3 sequences. ये भी इंपॉर्टेंट है अब की बार जी, हम आपको फिर से बता दूं कि ओड के अंदर अब की बार ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और ईपोड जो है, ये जो सीक्वेंस बनती है, इस सीक्वेंस को पिंडारिक ओड में सामान्यतः है कितनी बार रिपीट किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या है, 3 बार। ठीक है, अब इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखिएगा बेस्ट एग्जाम्पल इसके क्या हैं। तो टॉमस ग्रे जो हैं, उनकी द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी और द बार्ड, ठीक है, ये 2 जो इसके ओड हैं, ये सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हैं किसके, पिंडारिक ओड के। जिन विद्यार्थियों ने एमए के अंदर थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करी है, तो नियो क्लासिकल एज में उन्होंने टॉमस ग्रे को यदि पढ़ा है तो उसमें जरूर द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी पढ़ा होगा, द बार्ड भी उन्होंने देखा होगा। वह यहाँ पे पोइजी जो शब्द है इसका मतलब किससे है, पोइट्री से है। ठीक है, तो ये पोइट्री की डेवलपमेंट पे ये ओड लिखा गया है। दूसरा द बार्ड, बार्ड शब्द का मीनिंग जो है वो क्या है, पोएट। ठीक है, और इसने द बार्ड, ये जो ओड है ये किसको संबोधित करते हुए लिखा है, शेक्सपियर को लिखा है। और यहां पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहां पर इसने शेक्सपियर को द बार्ड ऑफ एवोन कहा है, द बार्ड ऑफ एवोन कहा है। एवोन क्या है, एक रिवर है, नदी है, जो साउथैम्पटन कस्बा जहां पर शेक्सपियर का जन्म हुआ था, ये कस्बा जो है उसी नदी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए इसने शेक्सपियर को एवोन का कवि कहा है। ठीक है, इतनी जानकारी मेरे ख्याल में से काफी है। अब हम अगले टाइप ऑफ ओड पे पहुंचते हैं जो कि है होरेशियन ओड। अब होरेशियन ओड क्या है इसको थोड़ा देखिएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेस्बियन ओड, इसे लेस्बियन ओड भी कहा जाता है, नेम्ड आफ्टर द आइलैंड लेस्बोस
वेयर इट ओरिजिनली फ्लोरिश्ड। एक्चुअल में लेस्बोस नाम का एक आइलैंड, उस आइलैंड पे ये होरेशियन ओड जो है ये एक्चुअली फ्लोरिश वहीं हुआ था, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहा गया, इस टाइप ऑफ ओड को क्या कहा गया, लेस्बियन ओड कहा गया, ठीक है। फिर आगे देखिएगा, मॉडल्ड, ये आधारित था किस पे, ऑन द मैटर, टोन एंड फॉर्म ऑफ द रोमन पोएट होरेस। रोमन पोएट होरेस जो है उसके मैटर, टोन और फॉर्म पर आधारित था, इसलिए इसको होरेशियन ओड भी कहा गया। द होरेशियन ओड्स आर कंपैरेटिवली, तुलनात्मक रूप से, किससे तुलना करेंगे, अभी तक आपने कौन सा ओड पढ़ा है, पिंडारिक ओड पढ़ा है, तो पिंडारिक ओड की तुलना में जो होरेशियन ओड जो होते हैं वे कैसे होते हैं, काम, शांत, मेडिटेटिव, थॉटफुल एंड कोलोक्वियल। कोलोक्वियल का मतलब आम बोलचाल की भाषा का जिसमें प्रयोग हो। इन कंट्रास्ट टू द पैशन, विशनरी, बोल्डनेस एंड फॉर्मल लैंग्वेज ऑफ पिंडारिक ओड। पिंडारिक ओड में जो बनिस्पत पैशन, विजनरी, बोल्डनेस एंड फॉर्मल लैंग्वेज यूज होती थी, उसकी तुलना में देखा जाए तो होरेशियन ओड जो है वो काम, मेडिटेटिव एंड कोलोक्वियल होते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर की यदि अपन बात करें कि होरेशियन ओड जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो देखिएगा, होमोस्ट्रोफिक, इसका जो स्ट्रक्चर है ये होमोस्ट्रोफिक होता है। अब होमोस्ट्रोफिक क्या है उसको थोड़ा सा जान लीजिए, ज्यादा इसमें जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है। दैट इज रिटन इन ए सिंगल रिपीटेड स्टेंजा फ्रॉम, सिंगल रिपीटेड स्टेंजा फॉर्म, एक सिंगल स्टेंजा फॉर्म होता है जिसको बार बार क्या किया जाता है, रिपीट किया जाता है, सेम स्टेंजा फॉर्म को रिपीट किया जाता है, एंड शॉर्टर देन द पिंडारिक ओड। पिंडारिक ओड की तुलना में क्या होता है, छोटा होता है। तो जितने भी तरह के ओड्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा लेंथी यदि कोई ओड्स हैं तो सिर्फ कौन से हैं, पिंडारिक ओड हैं। इस पर भी आप खास ध्यान दीजिएगा कि सबसे लेंथी जो ओड्स है वो कौन से होंगे, पिंडारिक ओड होंगे। अब इसकी बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो कीट्स का जो ओड टू ओटम है वो एक होरेशियन ओड का एग्जाम्पल है, ठीक है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जॉन कीट्स ने जो भी ओड्स लिखे हैं, ठीक है, जो ग्रेशियन आर्न वगैरह कोई से भी हों, सब कौन से होरेशियन ओड ही हैं। दूसरा, यहां ओड टू ओटम के बारे में आपको एक अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करूं कि ओड टू ओटम को सबसे बेस्ट ओड भी कहा जाता है आज तक का, ठीक है। अब इसके बाद में अगला जो इरेगुलर ओड है इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। इंट्रोड्यूस्ड इन 1656, 1656 में इंट्रोड्यूस हुआ था अब्राहम काउले, जी हां, अब्राहम काउले ने लिखा था, इसीलिए इसको काउलियन, काउले शब्द से बन गया काउलियन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द काउलियन ओड। तो अब्राहम काउले ने इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए काउलियन ओड भी इसको कह देते हैं। ही इमिटेटेड द पिंडारिक स्टाइल, उसने स्टाइल को कॉपी किया, किसकी, पिंडारिक स्टाइल को, इमिटेटेड द पिंडारिक स्टाइल। एंड मैटर, सब्जेक्ट मैटर थीम भी वैसी रखी, बट डिसरिगार्डेड द रिकरेंट स्टैंजाइक पैटर्न ऑफ स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी एंड ईपोड। तो उसने सेम क्या रखा, ठीक है, सिमिलैरिटी क्या रखी बताइए, उसने पिंडारिक ओड के साथ में सिमिलैरिटी रखी। किस सेंस में रखी, एक तो थीम कह लीजिए, यानी सब्जेक्ट मैटर आप कह सकते हैं, ठीक है। स्टाइल कह लीजिए, स्टाइल भी उसने पिंडारिक ओड जैसी रखी। उसने चेंज किस में किया, उसने कहा कि जो स्टैंजाइक पैटर्न है स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी और ईपोड, मैं उसको फॉलो नहीं करूंगा। तो यहां इस वजह से हमने इसको नाम दे दिया इरेगुलर ओड, ठीक है। इट्स ओन पैटर्न ऑफ वेरिंग लाइन, इसका अपना अलग पैटर्न था, लाइन, लेंथ, नंबर ऑफ लाइंस एंड राइम स्कीम, ये कोई निश्चित नहीं था, ठीक है। तो ये रहा आपका इरेगुलर ओड। अब मैं आपके सामने एक लिस्ट आपको दे रहा हूं
जिसको आपको 2-3 बार जरूर उसका अध्ययन करना है। यहाँ पर अब तक जो इम्पॉर्टेंट ओड्स लिखे गए हैं उन ओड्स को मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। किसने लिखे हैं, टाइटल क्या है, ये जानकारी इसमें दी गई है। तो देखिएगा, एक तरफ नेम ऑफ द पोएट है, दूसरी तरफ टाइटल है। जैसे रॉबर्ट हैरिक ने लिखा है एन ओड फॉर बेन जॉनसन, अब्राहम काउले ने लिखा है ऑन सॉलिट्यूड, फिर बेन जॉनसन ने एन ऑड टू हिमसेल्फ, खुद के लिए ही लिखा, ऑड टू हिमसेल्फ, एन ऑड। जॉन डन ने हेल बिशप वैलेंटाइन ए हाइम टू गॉड द फादर, ये जॉन डन ने लिखा है। ध्यान दीजिएगा, जॉन डन की जब हम बात करते हैं तो उसकी छवि जो है हमारे दिमाग में आती है वो धार्मिक कम आती है, लेकिन याद रखिएगा कि जॉन डन ने भी रिलीजियस काफी कुछ लिखा है। ठीक है, तो जो उसने ओड लिखे हैं वो धार्मिक ही लिखे हैं, रिलीजियस ही लिखे हैं, जैसे हेल बिशप वैलेंटाइन और ए हाइम टू गॉड द फादर। मिल्टन ने ऑड ऑन द नेटिविटी ऑफ क्राइस्ट, मार्वल का अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड, और ड्राइडन का अलेक्जेंडर्स फीस्ट, ये काफी चर्चित रहा था, और एन किलिग्रियो और टॉमस ग्रे का हाइम टू एडवर्सिटी, द बार्ड, द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी। इसमें से द बार्ड और प्रोग्रेस ऑफ पोइजी जो हैं वो क्या हैं, पिंडारिक ओड हैं। कॉलिंस का ओड टू इवनिंग, ये आपको जरूर याद रखना चाहिए। अब चूंकि ओड की जो पेरेंट फॉर्म है वो क्या, लिरिक है, तो ध्यान दीजिएगा कि ओड अपने आप में एक लिरिक भी है, लेकिन कैसी, ए लॉन्ग लिरिक पोएम, ए लॉन्ग लिरिक पोएम। यहां पे मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये ओड टू इवनिंग जो है इसको 18th सेंचुरी, जी हां 18th सेंचुरी, इसकी बेस्ट लिरिक भी इसको घोषित किया गया है। 18th सेंचुरी की बेस्ट लिरिक बताया गया है ओड टू इवनिंग को, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा ओड ऑन द सुपरस्टिशंस ऑफ द हाईलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड, यह भी किसने लिखा है, विलियम कॉलिंस ने लिखा है। इसके बाद एडवर्ड यंग, इसने ओशन एंड ओड लिखा। टॉमस कैम्पबेल ने ओड टू विंटर लिखा। वर्ड्सवर्थ का ओड टू ड्यूटी और ओड ऑन इंटिमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी, दोनों ही याद रखने लायक हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। एस.टी. कोलरिज जो वर्ड्सवर्थ के मित्र थे, इन्होंने डिजेक्शन एंड ओड लिखा, ये इसको भी आपको याद रखना है। और पी.बी. शेली और जॉन कीट्स, ये आपने खूब पढ़े भी होंगे, तो इनके ओड्स के जो टाइटल्स हैं ये आपको जरूर ही याद होने चाहिए। तो ओड टू द वेस्ट विंड, टू ए स्काईलार्क, कुछ विद्यार्थियों ने तो अपने ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के दौरान भी इनको पढ़ा होगा। टू द मून, टू नाइट, टू जेन। फिर जॉन कीट्स की बात करें तो टू नाइटिंगेल, टू ऑटम ऑन ग्रेशन अर्न, टू साइकी ऑन मेलंकली, और टू द पोएट्स। ये आपने इनमें से नाइटिंगेल, ऑटम, ग्रेशन अर्न, साइकी, मेलंकली, ये आपने अपने ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में भी देखे होंगे। ग्रेजुएशन में नहीं देखे तो पीजी स्टैंडर्ड में जरूर देखे होंगे, ठीक है। और नहीं देखे हैं तो एटलीस्ट आप इनके टाइटल अब तो जरूर देख लीजिए और याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में बायरन, इसने ऑड टू नेपोलियन बोनापार्टे और टू थॉमस मूर लिखा। और टेनिसन का टू वर्जिल है, ऑड ऑन द डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन है। तो ये आपके कुछ ओड्स इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपके सामने एक लिस्ट के तौर पे यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। आप 3-4 बार इनको यदि देखेंगे तो ये आपके नाम जो हैं दिमाग में आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। समरी के तौर पे देखें तो आज हमने क्या देखा, ओड देखा, ओड पढ़ा है, ठीक है। ओड क्या है, विशेषताओं की बात करें समरी फॉर्म में तो ओड क्या है, ए लॉन्ग लिरिक है, एक लंबी लिरिक पोएम है। दूसरा, इसका सब्जेक्ट मैटर कैसा होता है, सीरियस होता है। तीसरा, इसकी जो स्टाइल होती है वो कैसी होती है, एलिवेटेड होती है, ये अब क्या थर्ड ग्रेड में एग्जाम में भी पूछा था। चौथी इसकी विशेष बात क्या होती है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, ये किसी को संबोधन के स्वरूप लिखी जाती है और संबोधन करने के लिए इसमें अपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है,
ठीक है। अपोस्ट्रोफी यदि आपको शब्द वहां पर ना मिले तो आपको वहां पर शब्द मिल सकता है इनवोकेशन। फिर अपन ने इसमें देखा टाइप्स ऑफ ओड, कि ओड के जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो हमने देखा पिंडारिक ओड के अलावा होरेशियन और इरेगुलर ओड्स भी हैं, और फिर अपन ने अंत में यहां पर देखा है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट ओड्स हैं और किन किन पोएट्स के द्वारा इनको लिखा गया है। तो आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही, इजाजत दीजिएगा, फिर से मिलते हैं। थैंक यू।